बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स और पावर्स ऑफ द कोर्ट। इसके लिए स्टडी करना होगा सेक्शंस 1 से सेक्शन 5 तक। और इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप इन लिंक्स को यूज कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी, सबसे पहले हम डिस्कस करें कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है। लॉ से हट के जनरली अगर हम डिस्कस करें तो इंसॉल्वेंसी बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है, एक ऐसी हालत होती है जिसमें कोई भी शख्स अपने अमाउंट पे नहीं कर सकता जो उसने किसी से कर्ज लिए थी। ऐसी अमाउंट वो नहीं पे कर सकता जो उसने किसी से कर्ज लिया था, चाहे वो शख्स कोई शख्स है, वाहिद है, या वो कोई कंपनी है। तो वो कर्जा वापस करने की इस्तिताअत नहीं रखता, तो ऐसा शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट कहला सकता है। ऐसी जो हालत है वो इंसॉल्वेंसी होगी और वो शख्स इंसॉल्वेंट होगा। और इंसॉल्वेंसी की जनरली दो सूरतें हो सकती हैं, एक कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी और सेकंड वन इज बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी। और इसके लिए आप इस लिंक को देख सकते हैं, यहाँ पे इन डेफिनेशंस को डिस्कस किया गया है। जहाँ तक कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी की बात है, ये तब होती है जब कोई भी इंसॉल्वेंट शख्स जो है वो पेमेंट नहीं कर पाता, उसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो कर्जा वापस कर दे। ऐसी जो हालत होगी ये कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी कहलाएगी। बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई डेटर जो है उसका जो डेट है, उसका जो कर्जा है वो उसके असासों से बढ़ जाता है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एक शख्स के पास 10 मिलियन के एसेट्स हैं, लेकिन उसने जो डेट पे करना है या जो डेट रीपे करना है, उसको रिटर्न करना है, वो है 12 मिलियन। यानी 10 मिलियन के उसके एसेट्स हैं और 12 मिलियन उसका डेट है। ऐसे जो सिचुएशन होगी वो बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी कहलाएगी, जहाँ पे डेट की जो मिकदार है वो एसेट से ज्यादा हो जाती है। ये बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी है। हम बाज़ औक़ात इंसॉल्वेंसी के लिए या इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए बैंकरप्ट की टर्म भी यूज करते हैं या बैंकरप्सी की टर्म यूज करते हैं। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बाजार तो ये एक जैसे ही टर्म्स हैं और हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा माइनर सा एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? इंसॉल्वेंसी में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, ऐसी माली परेशानी होती है जिसमें कोई शख्स काफी अरसे तक जो है वो अपना कर्जा वापस नहीं कर पाता, या अगर कोई और उसकी ऑब्लिगेशंस थी, जिम्मेदारियां थी, वो फुलफिल नहीं कर पाता जिसका ताल्लुक माली जिम्मेदारियों के साथ हो। और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के मुताबिक कोई भी शख्स उस वक्त इंसॉल्वेंट होगा जब उसकी जो टोटल लायबिलिटीज हैं वो उसके टोटल एसेट से बढ़ जाती हैं। जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी डिस्कस किया था, उस एग्जांपल को दोबारा अगर कोट कर दिया जाए कि एक शख्स की लायबिलिटीज हैं 12 मिलियन, लेकिन उसके पास जो एसेट्स हैं वो 10 मिलियन है। अब उसकी जो लायबिलिटीज है वो 2 मिलियन एक्सीड कर रही हैं उसके टोटल एसेट से। इस सूरत में ये जो सिचुएशन होगी, ये जो हालत होगी, ये इंसॉल्वेंसी कहलाएगी। जबकि बैंकरप्सी उससे थोड़ी सी डिफरेंट किस हवाले से है? वो इस हवाले से है कि बैंकरप्सी में एक्चुअली जो कोर्ट होती है उसका एक ऑर्डर आ जाता है और उस ऑर्डर के तहत वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक इंसॉल्वेंट शख्स जो है वो अपने कर्जों को वापस करेगा अपने क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिससे कर्जा लिया होता है और डेटर वो शख्स होता है जिसने कर्जा लिया होता है। लिहाजा कर्जा जिसको वापस करना है वो क्रेडिटर है और जिसने वापस करना है वो डेटर है। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो थ्रू ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, ये फाइनलाइज करती है, एक्सप्लेन करती है कि कैसे डेटर ने क्रेडिटर को कर्जा वापस करना है और कैसे उसने अपने जो एसेट्स हैं उनको सेल आउट करना है ताकि वो ये पेमेंट्स कर सके। और चाहे कोई शख्स है या कोई कॉरपोरेशन है या कोई कंपनी है या कोई फर्म है,
وہ इंसॉल्वेंट हो सकती है। अगर उसको बैंकरप्ट ना भी किया जाए वो तब भी इंसॉल्वेंट हो सकती है। यानी इसका मतलब कि बैंकरप्सी में और इंसॉल्वेंसी में फर्क आ गया। कैसे हो सकती है? इवन इफ इट इज ओनली अ टेम्पररी सिचुएशन, क्योंकि इंसॉल्वेंसी की जो सिचुएशन है ये टेम्पररी हो सकती है। इफ दैट डज एक्सटेंड लॉन्गर देन एंटिसिपेटेड, अगर इसकी मियाद एक मुतवक्को टाइम से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये मामला फिर बैंकरप्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोबारा एक एक्सप्लेनेशन हो जाए, वो ये कि इन एक शख्स के अगर फॉर द टाइम बीइंग लायबिलिटीज हैं 12 मिलियन, लेकिन उसके जो एसेट्स हैं वो 10 मिलियन है, लेकिन उसे उम्मीद है कि विद इन 6 मंथ्स उसके एसेट्स बढ़ जाएंगे और उसके लायबिलिटीज जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि वो फॉर द टाइम बीइंग इंसॉल्वेंट है, लेकिन वो इस वक्त बैंकरप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी शख्स का मामला अदालत में चला जाएगा और अदालत एक फैसला कर देगी और उस फैसले के तहत वो ये तय कर लेगी कि डेटर ने क्रेडिटर को कैसे पेमेंट्स करना है, कैसे लोन रिटर्न करना है, कैसे अपने एसेट्स को सेल आउट करना है। जैसे ही ऑनरेबल कोर्ट इस तरह का ऑर्डर कर देती है तो ऐसा शख्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है। तो ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से पहले ऐसा शख्स इंसॉल्वेंट तो हो सकता है, लेकिन हम उसको बैंकरप्ट नॉर्मली नहीं कह सकते। ये एक बेसिक डिफरेंस है बैंकरप्सी में और इंसॉल्वेंसी में। अब हम आते हैं लॉ की तरफ, जो हमने डिस्कस करना है। अब हमने प्योरली लीगल सेंस में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो इंसॉल्वेंसी को डिस्कस करना है। ये जो लॉ है इसका बेसिक पर्पस ये था कि जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी से रेलेवेंट लॉ है उनको कंसोलिडेट किया जाए, उनको अमेंड किया जाए, और इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं उनको जुरिस्डिक्शन दी जाए कि वो इन मामलात को तय कर सके, इंसॉल्वेंसी के मामलात को। लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर है कि कराची डिवीजन जो है वो इसके इस लॉ के मैंडेट में नहीं आता। अब सब सेक्शन वन में ये कहा गया है कि इस एक्ट का नाम प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 होगा, और यहाँ पे यही भी कहा गया है सब सेक्शन टू में कि इस ये एक्सटेंड होगा पूरे पाकिस्तान में। यानी इसका जो दायरा इख्तियार है वो पूरा पाकिस्तान है, मां सिवाय कराची डिवीजन के। यानी कराची डिवीजन के लिए अलग से लॉ मौजूद था, लिहाजा 1920 में ये कहा गया था कि कराची में ये इस लॉ की एप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि कराची डिवीजन के लिए अलग से लॉ मौजूद है इंसॉल्वेंसी से रेलेवेंट। ये लॉ पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है मासवाई कराची डिवीजन के। सेक्शन टू में डेफिनेशंस हैं। सब सेक्शन वन की क्लॉज ए में क्रेडिटर को डिफाइन किया गया है, डेट को डिफाइन किया गया है और डेटर को डिफाइन किया गया है। क्रेडिटर से मुराद कोई डिग्री होल्डर भी इसमें शामिल हो सकता है, और डेट से मुराद इसमें कोई जजमेंट डेट भी शामिल हो सकता है, और डेटर से मुराद इसमें जजमेंट डेटर भी शामिल हो सकता है। यानी ये जो हम नॉर्मल टर्म्स पढ़ते हैं क्रेडिटर की, यहाँ पे क्रेडिटर से मुराद वही है, डेट से मुराद वही डेट है, और डेटर से मुराद वही डेटर ही है। लेकिन यहाँ पे लॉ में जो एक्सप्लेन किया गया वो ये वर्ड यूज किया गया इंक्लूड। यानी क्रेडिटर की डेफिनेशन में क्रेडिटर तो है ही, प्लस जो डिग्री होल्डर है वो भी क्रेडिटर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। और इसी तरह डेट के डेफिनेशन में डेट भी शामिल है, और जजमेंट डेट भी इसमें आ जाएगा, और जजमेंट डेटर डेटर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक ऑनरेबल सिविल कोर्ट में जब कोई सूट फाइल किया जाता है और ऑनरेबल कोर्ट किसी की फेवर में ऑर्डर कर देती है, जिसे हम डिक्री भी कहते हैं, उस डिक्री वाले शख्स को हम डिक्री होल्डर कहते हैं जिसकी फेवर में केस हो जाता है। अगर ए ने सूट फाइल किया था बी के अगेंस्ट, ए के हक में फैसला हो गया, ए के हक में डिक्री अनाउंस हो गई, इट मींस दैट कि ए जो है वो डिक्री होल्डर कहलाएगा, और चूंकि बी के खिलाफ फैसला हुआ है लिहाजा बी जो है वो जजमेंट डेटर कहलाएगा, और जिस अमाउंट से मुतल्लक ये फैसला हुआ है
وہ अमाउंट जजमेंट डेट कहलाएगी। इसी तरह यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अगर क्रेडिटर जो है वो इसी तरह सूट फाइल कर देता है और ऑनरेबल कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन कर देती है, डिक्री पास कर देती है, तो वो डिक्री होल्डर कहलाएगा। और जिस अमाउंट से मतलब ये डिक्री पास की गई वो जजमेंट डेट कहलाएगी, और जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई, सपोज करें डेटर के खिलाफ की गई है, तो डेटर जो है वो जजमेंट डेटर कहलाएगा, और वो डेटर की डेफिनेशन में भी फॉल करता है। क्लॉज बी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डिफाइन किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुराद कोई भी ऐसी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है जिसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उससे अपने एरिया की हद तक है। लेकिन इसमें जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाई कोर्ट ऑफ सिंध इसमें उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो उसमें शामिल नहीं है। जैसा कि कराची डिवीजन और ढाका के लिए अलग से कानून मौजूद है और उसको सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, इसमें ये शामिल नहीं है। अलबत्ता जो और कोर्ट्स हैं इनके अलावा, वो तमाम सिविल कोर्ट्स जिनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डेफिनेशन में फॉल कर सकती हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुराद जो है ये है कि जुरिस्डिक्शन तो कहते हैं इख्तियार समात को, कि एक अदालत को किस एरिया में या किस हद तक या किस माली नोयत की इख्तियारात हासिल हैं, वो जुरिस्डिक्शन कहलाएगी। और ओरिजिनल से मुराद है कि जो उसके पास असल अख्तियारात हैं, जहां से आगाज होता है, उसको हम ओरिजिनेट कहते हैं। ओरिजिनेट से ये वर्ड निकला है ओरिजिन, उससे निकला है ओरिजिनल, जहां से आगाज होगा। जो सिविल सूट्स होते हैं उनका आगाज जो है वो सिविल कोर्ट्स से होता है। इसी तरह जो इंसॉल्वेंसी के केसेस होंगे उनका आगाज जो है वो भी सिविल कोर्ट से होगा, जिनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट से केसेस का आगाज नहीं होता और ना ही सुप्रीम कोर्ट से केसेस का आगाज होता है, बल्कि केसेस का आगाज उनकी नौयत के मुताबिक अ, इब्तदाई जो कोर्ट्स होती हैं उनसे होता है। यानी अगर क्रिमिनल का मामला है तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से हो सकता है, और इसी तरह अगर सिविल नोयत का मामला है तो सिविल कोर्ट से हो सकता है। चूंकि इंसॉल्वेंसी को सिविल नोयत का मामला समझा गया है, लिहाजा इसका आगाज सिविल कोर्ट से होगा जिनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी। क्लॉज सी में कहा गया है प्रेस्क्राइब को डिफाइन किया गया है, और प्रेस्क्राइब से मुराद है कि रूल्स जो बनाए जाएंगे इस कानून के तहत, उसके तहत जो मामला बताए गए हैं उनको प्रेस्क्राइब्ड हम कहेंगे। और क्लॉज डी में प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। प्रॉपर्टी से मुराद कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई भी प्रॉफिट हो सकता है जो किसी शख्स को हासिल होना हो। कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर देता है, उसके पास से पावर्स हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट मिलना है वो भी प्रॉपर्टी में आ सकता है। प्रॉपर्टी इटसेल्फ प्रॉपर्टी में ही शामिल होती है। और इसी तरह वो अगर किसी प्रॉपर्टी को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है या उन मफादात को, उन प्रॉफिट्स को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो शख्स की प्रॉपर्टी कहलाएगी इस डेफिनेशन के मुताबिक। क्लॉज ई में सिक्योर्ड क्रेडिटर को डिफाइन किया गया है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर से मुराद ऐसा शख्स होता है जिसके पास किसी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज हो या चार्ज हो या उसके पास लीन हो। मॉर्गेज से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स के पास उसका प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो उसके पास हो, वो मॉर्गेज कहलाएगा। यानी हम सपोज करते हैं कि अगर एक क्रेडिटर ने किसी को कर्जा दिया, डेटर को, और डेटर को ये कहा कि आप अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या आपके पास जो प्लॉट है या आपके पास जो घर है वो मेरे पास गिरवी रखवा दें, मैं आपको कर्जा देने के लिए तैयार हूँ, और डेटर इस पर रजामंद हो जाता है। तो फॉर द टाइम बिंग जो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो क्रेडिटर के पास होगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप के लिए एक और वर्ड यूज होता है टाइटल। जो टाइटल है प्रॉपर्टी का वो डेटर के ही पास होगा, लेकिन जो पोजीशन है फॉर द टाइम बिंग वो
क्रेडिटर के पास होगा। और क्रेडिटर जो है वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देगा डेटर को, जब डेटर कर्जा वापस कर देगा क्रेडिटर को। इस तरह का जो ट्रांजैक्शन होती है उसे हम मोर्गेज कहते हैं। और अगर यही ट्रांजैक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी से मुतल्लिक हो, उसे हम प्लेज कहते हैं। तो यहाँ पे मॉर्गेज का जिक्र है क्योंकि इसमें हम जिक्र करने जा रहे हैं बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लिहाजा मॉर्गेज उस सूरत में होता है। इसी तरह उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, यानी डेटर ने प्रॉपर्टी के इस्तेमाल का हक या किसी और तरीके से जो हक है वो क्रेडिटर को दिया हुआ है कि आप उसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसको हम चार्ज कहेंगे। और लियन का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी फॉर द टाइम बीइंग किसी क्रेडिटर ने अपने कब्जे में रखी हुई है, इस मकसद के लिए कि आप मेरा कर्जा दे दें, मैं आपको प्रॉपर्टी दे दूंगा, वरना मैं आपकी प्रॉपर्टी पे जो कब्जा है वो नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह का जो अमल है वो लीन कहलाएगा। और ये जो लीन है ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी हो सकता है कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स की मूवेबल प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है कि आप मुझे मेरा कर्जा दे दें तो मैं आपको ये वापस से कर दूंगा। ऐसा अमल क्रेडिटर जो है वो अपने डेट को सिक्योर करने के लिए करेगा कि उसका जो डेट है वो सिक्योर रहे और उसका कर्जा जो है वो किसी तरीके से डूब ना जाए। तो इसलिए ऐसा जो क्रेडिटर होगा वो सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएगा। और क्लॉज एफ में ये कहा गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद है ट्रांसफर ऑफ a property or title from one person to another person, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। लेकिन इसमें ये भी शामिल है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को फिजिकली हैंड ओवर नहीं भी किया, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो ट्रांसफर कर दिया गया है, या उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज जो है वो बना दिया गया। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी पे अगर कोई क्रेडिटर जो है वो उसको अपने कब्जे में रखता है या उसको इस्तेमाल करता है या फॉर द टाइम बिंग उसको अपने पास रखता है, तो वो उसके ऊपर एक तरह का चार्ज होगा। तो इसी तरह प्रॉपर्टी जो है किसी दूसरे शख्स के इस्तेमाल में रहे अगर, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करेगा। सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है कि इस लॉ में अगर कोई भी टर्म ऐसी यूज हुई कि जिसको डिफाइन नहीं किया गया, तो इसको बिल्कुल उसी तरह समझा जाएगा जैसा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में डिफाइन किया गया है। इसके मीनिंग वही समझे जाएंगे और इसकी जो एट्रीब्यूशन होगी किसी भी टर्म की वो सेम मैनर में समझी जाएगी जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। पार्ट 1, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ कोड, सेक्शन 3, इंसॉल्वेंसी jurisdiction। सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और उसके पावर्स को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुराद कोई भी ऐसी कोर्ट है जिसके पास जुरिस्डिक्शन है इस कानून के तहत। और ये भी कहा गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी कोर्ट को जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको भी जुरिस्डिक्शन दे सकती है किसी भी क्लास ऑफ केसेस के। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास तो ये पावर्स हैं ही, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती लेकिन वो सिविल कोर्ट्स हैं, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए ऐसी कोर्ट्स को भी पावर्स दे सकती हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट हैं, और उनको केसेस दे सकती हैं चाहे वो किसी भी क्लासेस के केसेस हो। और ऐसी कोर्ट्स जो जिनको ये पावर्स इन्वेस्ट की गई हैं उनके पास लोकल लिमिट्स होगी और उनके पास जुरिस्डिक्शन होगी कि वो एक ही जैसे जो मतवाजी केसेस हैं अख्तियार समात है उसके तहत उन केसेस की समात कर सकें इस कानून के तहत। यानी जो उनकी लोकल लिमिट्स हैं, हम सपोज करते हैं यहाँ पे एग्जांपल देना होगा ताकि कॉन्सेप्ट बेहतर अंदाज में क्लियर हो सके। हम सपोज करते हैं कि रावलपिंडी की एक कोर्ट है, उसका जो इख्तियार समात है वो सिर्फ रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट की हद तक ही है। वो उन पावर्स को तो एक्सरसाइज करेगी जो पावर्स उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, प्लस वो इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को भी सुन सकती हैं।
अब यहाँ पे उसके पास जो लोकल लिमिट्स के पावर्स है वो उसको भी एक्सरसाइज कर रही है, और वो और दूसरे जुरिस्डिक्शन पे एक्सरसाइज कर रही है जो उस कानून के तहत उसको दी गई है। तो इस तरह जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी ये कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन बन जाएगी, यानी एक ही वक्त में वो दोनों नोयत के मामला को सुनने का इख्तियार रखेगी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन जो है वो उसको पावर्स इन्वेस्ट कर देती है, तब ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने लोकल लिमिट्स में कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन रखेगी और अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेगी। और सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज हैं वो भी सबॉर्डिनेट समझी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी अदालत होती है, और उसके मातहत जो भी अदालतें हैं वो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं। जैसा कि हम सपोज करते हैं कि रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगी वो उसकी सिविल कोर्ट्स होंगी, या कोई भी गार्डियन कोर्ट हो सकती है, कोई भी कोर्ट हो सकती है जो उसके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगी हो सकते हैं। तो इसी तरह जो छोटे मामला जो निस्बतन छोटे मोटे मामला को देखने वाले जो कोर्ट्स हैं उनको कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज कहते हैं, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सबॉर्डिनेट कहलाएंगे। सेक्शन 4 में पावर्स ऑफ कोर्ट को डिस्कस किया गया है। पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्कस ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग इन इंसॉल्वेंसी, यानी जो कोर्ट्स के पावर्स हैं वो ये हैं कि वो तमाम मामला को जो है वो डिस्कस कर सकती हैं और डिसाइड कर सकती हैं जिनका ताल्लुक इंसॉल्वेंसी के साथ है। जैसा कि सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि कोर्ट्स के पास ये पावर्स हैं मुकम्मल तौर पे कि वो किसी भी इंसॉल्वेंसी के मामले में किसी भी नोयत के टाइटल को देख सकती हैं, या प्रायोरिटी को देख सकती हैं, या मैटर्स ऑफ लॉ को देख सकती हैं, या फैक्ट को देख सकती हैं जो उनके कॉग्नाइजेंस में आते हैं मामला, यानी उनके इल्म में अगर कोई बात लाई गई, यानी उनके पास कंप्लेन फाइल की गई, एप्लीकेशन फाइल की गई, पिटिशन फाइल की गई, और इस तरह उनके नॉलेज में ये बात आ गई, तो उसके साथ वो नॉलेज यानी उनके कॉग्नाइजेंस के साथ ही वो उन मामला को जो है वो इंटरटेन कर सकती है और केसेस को डिसाइड कर देगी जिनको वो समझती है कि ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, और कंप्लीट जस्टिस परफॉर्म करने के लिए वो ये मामला कर सकती हैं। और इस तरह उनकी जो वो अपने डिसीजन में प्रॉपर्टी की कंप्लीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म्स को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि टाइटल से मुराद, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था, टाइटल ऑनरशिप को भी कहते हैं लॉ में। स्पेसिफिकली लॉ में टाइटल का जो वर्ड यूज होता है वो ऑनरशिप के लिए यूज होता है। मसलन एक शख्स मकान किराए पे लेता है, मकान का पोजेशन उसके पास है जो किराएदार है, लेकिन उस मकान की जो ऑनरशिप है या मकान का जो टाइटल है वो लैंड लॉर्ड के पास होगा, वो उसके पास नहीं होगा जिसने किराए पे लिया है। अब यहाँ पे जो हम इंसॉल्वेंसी के वाले से प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे उसके टाइटल को ऑनरेबल को डिसाइड कर सकती है कि इसका टाइटल किसके पास है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है ना कि एक क्रेडिटर ने सूट फाइल किया डेटर के खिलाफ कि वो उसका कर्जा वापस नहीं कर रहा, उसका कर्जा वापस किया जाए, और वो इंसॉल्वेंट हो गया है। जैसे वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ये तय किया जाएगा कि जो डेटर के नाम पे प्रॉपर्टी है क्या वो उसका मालिक है, क्या अकॉर्डिंग टू लॉ उसकी मलकियत है उस प्रॉपर्टी की या नहीं। इसको तय किया जाना इंपॉर्टेंट है, दैट वुड बी टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी से मुराद ये कि अगर डेटर ने 4 लोगों के कर्जे वापस करने हैं, ऑनरेबल कोर्ट के पास से इख्तियार होगा कि वो प्रायोरिटी सेट करे कि किसको कर्जा पहले दिया जाएगा तरतीब के लिहाज से। इस तरतीब को जो है वो सेट करना ये ऑनरेबल कोर्ट के इख्तियार में है, लिहाजा जो प्रायोरिटी है वो फाइनलाइज करेगी, डिसाइड करेगी ऑनरेबल कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन में इंसॉल्वेंसी के मैटर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे जो डिस्कस किया गया कि वो मैटर ऑफ लॉ को डिस्कस करेगी और मैटर ऑफ फैक्ट को डिस्कस करेगी। इसका मतलब ये है कि किस कानून के तहत जो है वो डेटर की जो प्रॉपर्टी उसको सेल आउट किया जाएगा, या किस कानून के तहत जो प्रायोरिटी दी जाएगी क्रेडिटर को
ये तमाम मामला जो लॉ में बताई गई हैं ये मैटर्स ऑफ लॉ कहलाएंगे, जहां पे लॉ के ऊपर फोकस है। नेक्स्ट है फैक्ट। फैक्ट और लॉ में डिफरेंस ये होता है कि फैक्ट हकायक होते हैं, हकीकत है जो हमें नजर आ रही है, लेकिन लॉ में अगर डिफाइन किया गया है किसी चीज को तो वो लॉ के मुताबिक होगी, लेकिन अगर लॉ में डिफाइन नहीं किया गया लेकिन वो हकीकत में ऐसा है तो फैक्ट कहलाएगी। इसके मैं एग्जांपल आपको इनकम के हवाले से देना चाहूंगा। एक शख्स ने 1 लाख रुपया कमाया और उसके पास 1 लाख रुपया मौजूद है, फिजिकली मौजूद है, ये फैक्ट है। वो जो 1 लाख रुपए की अमाउंट उसके पास फिजिकली मौजूद है, क्या अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ क्या वो इनकम की डेफिनेशन में फॉल करती है या नहीं करती, ये मामला कानून का है। हकीकत में उसके पास 1 लाख मौजूद है, ये फैक्ट है। तो लिहाजा फैक्ट और लॉ में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अगर एक क्रेडिटर ने इल्जाम लगाया है डेटर के खिलाफ कि इसके पास से प्रॉपर्टी मौजूद है, जबकि उसके पास प्रॉपर्टी इन फैक्ट मौजूद नहीं है अभी, लेकिन उसके पास वो थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ मिल जाएगी, तो ये लॉ का मैटर हो गया, क्योंकि इनफैक्ट उसके पोजीशन में तो प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो लिहाजा फैक्ट में और लॉ में एक डिफरेंस होता है। इसको भी डिटरमिन करेगी ऑनरेबल कोर्ट, जिसके पास इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को डिसाइड करने का इख्तियार होगा। और ये जो कॉग्निजेंस कॉग्निजेंस का जो वर्ड है, ये नॉर्मली हम लॉ के हवाले से ही डिस्कस करते हैं, कोर्ट्स के इख्तियार के हवाले से, कि वो इन केसेस को सुनेगी, इन केसेस की समाअत होगी, इन केसेस पे वो एक्शन ले सकती है, नोटिस ले सकती है, जो उसके दायरे इख्तियार में आते हैं केसेस। तो लिहाजा जब ये मामला इंसॉल्वेंसी के आएंगे तो कंप्लीट जस्टिस कर पाएगी, और प्रॉपर्टी की जो कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर पाएगी ऑनरेबल कोर्ट, जिसके पास ये इख्तियारात होंगे। तो ये तमाम इख्तियारात जो हैं ये उस ऑनरेबल कोर्ट के पास होंगे, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है थ्रू नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके ये इख्तियारात देगी। सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो ऑनरेबल कोर्ट डिसीजन कर लेगी इंसॉल्वेंसी के हवाले से, तो हर ऐसा जो डिसीजन है वो फाइनल होगा और वो तमाम पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, चाहे वो डेटर है या डेटर की जो प्रॉपर्टी है उन पे बाइंडिंग होगा, और जो तमाम क्लेमेंट्स हैं जो क्लेम कर रहे थे कि डेटर ने उनका कर्जा वापस करना है, तो ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन है वो उन क्लेमेंट्स के ऊपर भी जो है वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। इसके अलावा जो और जो लोग हैं जो क्लेम कर रहे हैं या क्लेम करेंगे फ्यूचर में, ये डिसीजन जो है ऑनरेबल कोर्ट का ये उनके ऊपर भी बाइंडिंग होगा, जो इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को डील करते हुए कोर्ट फैसला कर देगी। सबसेक्शन 3 में ये कहा गया है कि जहां पे कोर्ट जरूरी नहीं ख्याल करती कि कोई भी ऐसा मामला डिसाइड किया जाना जरूरी है जिसका ताल्लुक जो है वो सबसेक्शन 1 के साथ है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ये जरूर समझती है, उसके पास ऐसे रीजंस हैं जिस पर बिलीव करे कि डेटर के जो है वो इंटरेस्ट हैं, सेलेबल इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी ऐसे इंटरेस्ट हैं प्रॉपर्टी के ऊपर जिन इंटरेस्ट को सेल किया जा सकता है। तो अगर ऑनरेबल कोर्ट के पास ऐसी रीजंस आ जाए जिस पे ऑनरेबल कोर्ट बिलीव कर सके, तो ऑनरेबल कोर्ट डेटर की जो प्रॉपर्टी है या वो जो इंटरेस्ट है, तो बगैर फर्दर इंक्वायरी के उनको वो सेल कर देगी। और सेल करने का बुनियादी मकसद यही है कि डेटर की प्रॉपर्टी को सेल करके जो अमाउंट होगी उस अमाउंट को क्रेडिटर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, यानी क्रेडिटर को उनका कर्जा वापस मिल जाए। और इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ऐसी कंडीशंस भी लगा सकती है जिसको वो मुनासिब ख्याल करती है, तो अपने फैसले में वो ऐसे कंडीशंस आयद करना जिनको जरूरी ख्याल करती है वो कंडीशंस आयद कर सकते हैं। सेक्शन 5 में जनरल पावर्स ऑफ कोर्ट्स का जिक्र है। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 में ये क्लियर कर दिया गया है कि इस कानून के तहत जो भी कोर्ट्स अपने पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे उनके पास सेम वही पावर्स होंगी, और उस सेम उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगी जो प्रोसीजर वो अडॉप्ट करती हैं ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन में। यानी अगर वो सिविल कोर्ट थी और इंसॉल्वेंसी के मैटर्स को नहीं डील कर रही थी, और वहां पे ऑनरेबल कोर्ट जो अपने पावर्स एक्सरसाइज करेगी, यहाँ भी वो वही पावर्स एक्सरसाइज करेगी इंसॉल्वेंसी के हवाले से, और वही प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी जो प्रोसीजर वो सिविल मैटर्स को
रिजॉल्व करने के हवाले से, डिसाइड करने के हवाले से अडॉप्ट करती है, और उनकी सेम जुरिस्डिक्शन जो है वही होगी, उसी तरह वो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी। सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उनके जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वो इन मामलात को बिल्कुल वैसे डील करेगी, अपने पावर्स को वैसे एक्सरसाइज करेगी, प्रोसीजर को वैसे ही अडॉप्ट करेगी जिस तरह के वो सिविल सूट्स में अडॉप्ट करती हैं। यानी इंसॉल्वेंसी का मैटर भी बेसिकली सिविल सूट की नौयत का होगा, लिहाजा यहाँ पे भी ऑनरेबल कोर्ट्स अपने पावर्स को उसी तरह एक्सरसाइज करेंगे जैसा कि वो सिविल सूट्स में करते हैं। और लास्ट में जजमेंट हम डिस्कस करते हैं। 1992 में एक जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, SCMR पेज नंबर 1731 की। इसमें पार्टीज थी स्टेट वर्सेस सखी दोस्त जान। इसमें सेक्शन 2 के क्लॉज ई को डिस्कस किया गया है, और वो है सिक्योर्ड क्रेडिटर से मतलब। सिक्योर्ड क्रेडिटर मस्ट होल्ड अ मॉर्गेज चार्ज और लीन, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी कि सिक्योर्ड क्रेडिटर वो होता है जिसके पास प्रॉपर्टी का, डेटर की प्रॉपर्टी का मॉर्गेज हो या चार्ज हो या लीन हो। मैं दोबारा दोहरा दूं, डेटर की प्रॉपर्टी का मॉर्गेज हो, चार्ज हो या लीन हो, ठीक है, एंड नॉट ऑफ एनी थर्ड पार्टी, लेकिन किसी थर्ड पार्टी का नहीं। यानी अगर एक शख्स ने डेटर से कर्जा लेना है, डेटर कर्जा वापस नहीं कर रहा, तो क्रेडिटर अगर डेटर के भाई की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा तो वो सेक्शन 2 क्लॉज ई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, क्योंकि उसने कर्जा डेटर से लेना है, ना कि डेटर के भाई से लेना है। लिहाजा ऑनरेबल कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसकी जो प्रॉपर्टी वो डेटर की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं होगी। और इसी तरह यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन किया गया है सिक्योर्ड डेटर को, एनी क्रेडिटर होल्डिंग अ मॉर्गेज चार्ज और लीन ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटर एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट इज अ सिक्योर्ड डेटर। तो ये जो सिक्योरिटी के जो मॉर्गेज है या जो चार्ज है या जो लीन है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि उसका जो डेट है वो सिक्योर हो जाए, वो महफूज हो, ताकि क्रेडिटर को पता हो कि उसका कर्जा हर सूरत में मिलेगा, वरना वो डेटर की प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपने पैसे वापस से ले सकता है। तो ऐसा जो है मामला, ऐसी जो ट्रांजैक्शन होती है, जिस शख्स जो शख्स इससे ट्रांजैक्शन करता है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाता है, जिसका डेट सिक्योर हो जाता है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह हाफिज।